अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में मैं हूँ जवाद कमा और मैं हूँ महरुख शहरियार। नाज़रीन, ना चाहते हुए भी अमरीका को एक और जंग के अंदर आना पड़ गया। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू मुसलसल अमेरिका को फोर्स करते रहे कि वो ईरान और इसराइल के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है उसको लेकर ईरान पर हमले करें। और इब्तिदा में तो हमने देखा 4-5 रोज़ कबल तक अमरीकी अहदेदारों की जानिब से, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से और जितने भी अमेरिकन हुकूमत में शामिल लोग हैं और जो थिंक टैंक के लोग हैं वो यही कहते रहे कि ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर फ़िलहाल अमरीका के आने का कोई इरादा नहीं है, ताहम ईरान को जो अपनी यूरेनियम अफजूदगी है उसको रोकना होगा। लेकिन G7 का इजलास जारी था, उस इजलास में अचानक से अमेरिकन प्रेसिडेंट वो इजलास छोड़कर गए और 2 हफ्तों के अंदर उन्होंने कहा कि वो अहम फैसला करेंगे। फिर क्रूज़ भर भर के खलीजी ममालिक और दीगर ममालिक से अमेरिकन को अपने मुल्कों में वापस बुलाया और ईरान पर बिलाखिर अमरीका ने हमला कर दिया। ईरान की जानिब से कह दिया गया कि वो उसका भरपूर जवाब देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि नेतन्याहू दीवारे गरिया पे जाके वहाँ पर शुक्राने भी अदा करते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने कहा कि शुक्र है कि अमेरिका ने अब इंटरवीन कर लिया है। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। ज़फ़र हिलारी साहब को वेलकम करेंगे। इसके साथ साथ हमारे सीनियर पैनलिस्ट एहतशाम उल हक भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया दोनों का वक्त देने के लिए। एहतशाम साहब, सबसे पहले ट्रंप की रीसेंट स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। एक बार फिर मैगा के बाद मीगा का नारा लगाया गया है, मेक ईरान ग्रेट अगेन। एक जानिब वो कहते हैं कि रिजीम चेंज कहना गलत है, दूसरी जानिब वो कहते हैं कि अगर ग्रेट नहीं बन रहा है ईरान तो रिजीम चेंज में हर्ज क्या है? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप का मारूख अमेरिका का अपना ईरान को दोबारा से ग्रेट बनाना ऐसे ही है जैसे वो गज़ा में आप रेवेरिया ऑफ मिडल ईस्ट बना रहे थे। अभी देख लें, परसों तो जो खौफनाक काम हुआ है गज़ा में, टैंकों के नीचे लोगों को डाल के मार दिया गया, बच्चे भी, बूढ़े भी, ख़वातीन भी, बहुत बड़ा वहाँ पे जुल्म हुआ। लिहाजा अब प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी क्या है ये तो अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ भी आ रही है। और फिर ये बहुत बड़ा ब्लफ किया गया दुनिया के साथ भी। आज दुनिया भी हैरान है कि 2 हफ्तों का टाइम दिया था, 2 दिन के अंदर ही मायदा ख़त्म, अभी 2 हफ्तों का इंतज़ार नहीं किया गया और हमला कर दिया गया। अब 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आई हैं मारूफ। एक तो हमला कर दिया उन्होंने, व्हाट नेक्स्ट। अभी देखिए बड़ी तेज़ी के साथ सब बंदी बड़े बड़े कैपिटल्स में, रीजन में हो रही है कि अब क्या होगा। अब पहला तो देखने वाली बात है कि जी अब जिस तरीके से आपने देखा ईरानी पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी है स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद करने की। आयतुल्लाह ख़मेनी का सिर्फ इंतज़ार है कि उन्होंने साइन करना है। 25% दुनिया का तेल और 50% गैस जो है वहाँ से गुजरती है, उसके बंद होने के कॉन्सिक्वेंसेस बड़ी सीरियस नौयत के हैं। दूसरा ये है कि ये बंद होती है तो क्या होगा। फिर यह है कि जो ईरान ने कहा है कि जी हम अमरीकी अहदाफ पे हमले करेंगे, उसके बड़े भी कॉन्सिक्वेंसेस बड़े सीरियस हैं। देखिए अब इसको बड़ा वाज़ेह तौर पर देखना पड़ेगा कि इस वक्त जो अमेरिका ने हमला किया है, ये जो जिसके नतीजे में वो क्लेम कर रहे हैं कि जी टोटली हमने डिसमेट कर दिया, तबाह कर दिया उनके सारे तीनों बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट जो थे। अब वो देखना चाहिए कि वो जो अमेरिकी अड्डे हैं मिडिल ईस्ट में वहाँ से उड़ के गए थे, नहीं उड़ के गए। देखिए 2 सतह पे हुआ। एक तो आपने देखा कि डेगो गार्सिया वो जो मॉरिशस के पास है, जो उन्होंने एक अरसे से दिया हुआ है बरतानिया को, और बरतानिया ने आगे अमेरिका को लीज़ किया हुआ है, वहाँ से वो अभी 52 बॉम्बर उठ के गए हैं। दूसरा डायरेक्ट कहते हैं वो टम्पा से वहाँ से उड़े और 27 घंटे की फ़्लाइट के बाद आके पहुँचे और उन्होंने हमले किए। अब सवाल ये है कि जी अगर ये ईरान हमले करता है अमरीकी अहदाफ पे और अमरीकी मफादात पे तो उसका रिएक्शन क्या होगा। पहली तो बात है कि ये कहा जा रहा है सारे कैपिटल में, ख़ास तौर पे ईरान में, बाकी जगहों पे, और हमारे यहाँ पे भी इस बात पे आपने देखा बातें हो रही हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग आज हो रही है, पार्लियामेंट भी के इजलास चल रहा है कि जी अगर ऐसा होता है तो फिर क्या रद्द-ए-अमल होगा। देखिए ना, जो अरब ममालिक है मारूफ वो तो कतई तौर पे नहीं चाहेंगे। उन्होंने तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है, हमने कंडेम भी किया है। और अगर अमेरिका के अड्डे वहाँ पे हैं, कतर में, सऊदी अरब, बहरीन में, सब जगहों पे है, अगर वहाँ पे आपने हमले किए तो ज़ाहिर है उसका फिर नतीजा ये होगा, वो यही कहेंगे जी हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी को ईरान ने वायलेट किया है। नतीजतन खुदा न खास्ता ये कहा जा रहा है कि अगर वहाँ पे जो बड़ी इत्तला है कि 15 से 20 अमरीकी अगर मारे गए वहाँ पे इन हमलों में, वो कहते हैं इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा और फिर बड़ी तेज़ी के साथ और हमले किए जाएंगे। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात मारूफ ये है कि आप जो रिजीम चेंज की तरफ जाना जो मकसद है ना, वो ये है जवाब कि आपने देखा कि जो 5 राउंड हो चुके थे बातचीत के अमेरिका और ईरान के दरमियान डायरेक्ट, वहाँ से जो तलात आ रही है वो ये है कि ये 6% यूरेनियम को एनरिच करने की इजाज़त दे दी गई थी। छठे राउंड में इसको फाइनल होना था, छठा राउंड पिछले संडे को होने नहीं दिया गया, नतीजतन आपने देखा ये हमला कर दिया गया। बिल्कुल आखिरी बात, इंपॉर्टेंट बात इसमें जो मेरे लिए बड़ी परेशान को और दुख देने वाली है, आपके लिए भी होगी, वाशिंगटन पोस्ट की स्टोरी। वो मारूफ और जवाद वो क्लेम कर रहे हैं कि इसराइल से ज़्यादा गल्फ स्टेट जो है ना वो चाहती थी
कि ये इजराइल का ये जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इनको तबाह कर दिया जाए। अगर ये सूरत हाल है जिसमें कहा जा रहा है यूएई और सऊदी अरब आगे आगे हैं, तो आप फिर मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहता कि फिर अंदर से क्या लोग सोच रहे हैं, बाहर के लोग क्या सोच रहे हैं, रजीम चेंज होगी तो क्या होगा। बिल्कुल क्लियर कर दिया था। जफर इलाही साहब, आप क्या समझते हैं, इसराइल बिलाखिर अमेरिका को इस जंग के अंदर ले ही आया है, आप समझते हैं अब ये जंग जल्द खत्म हो जाएगी या अमेरिका एक और जंग में फंस जाएगा जैसे कि हमने अफगान वॉर में देखा था? जफर हिलाली साहब आप सुन सकते हैं, आपको आवाज आ रही है? जफर हिलाली साहब से बात करेंगे। अच्छा हम साहब, आप क्या समझते हैं, अमेरिका अब इस जंग में आ तो चुका है, अब जल्द निकलने की बातें भी कर रही है, ग्रेट ईरान ग्रेट अगेन ट्रंप ने कह दिया, तो क्या इस पर अमल दरामद होगा या फिर अमेरिका एक तवील जंग में फंस चुका है, फंस जाएगा? देखिए जवाब, तवील जंग की जो खबरें अब आ रही हैं वो तो कहा जा रहा है कि फॉरेन पॉलिसी जो स्टेट डिपार्टमेंट की थी उसको वाइट हाउस ने हाईजैक कर लिया। अगरचे मार्को रूबियो तो साथ खड़े हुए हैं और डिफेंस सेक्रेटरी जो है ना वो भी साथ खड़े हुए हैं इनके अपना ट्रंप साहब के, लेकिन फॉरेन ऑफिस में जो लोग स्टेट डिपार्टमेंट में लोग ऑफिशियल्स बैठे हैं उन्होंने मुखालफत की थी कि ये कांग्रेशनल अप्रूवल के बगैर, अथॉरिटी के बगैर आप हमला करेंगे तो ठीक नहीं होगा। और आपने देखा 2001 में जब अफ़गानिस्तान गए थे तो कांग्रेस की इजाज़त मिली थी, यूनाइटेड नेशन की सपोर्ट थी। 2003 में अफ़गानिस्तान इस पर इराक़ में हमला किया गया तो 44 ममालिक की कोलेशन भी बनी थी। तो वो कहते हैं कि ये तो आपने बहुत बड़ी वायलेशन की, आपको ये नहीं करनी चाहिए थी। अगला सवाल ये है कि आप बूट्स ऑन ग्राउंड की बात हो रही है, रिजीम चेंज अगर होता है तो लोग ये कह रहे हैं कि जी इससे पहले आपने देखा कि जब भी रिजीम चेंज किया गया तो वहाँ डिस्टेबलाइजेशन कितनी तेज़ी के साथ हुई। लिबिया में देख लें, इराक़ में देख लें, सीरिया में देख लें और अफ़गानिस्तान में देख लें। तो आज तक अफ़गानिस्तान की तो आपने देखा डिस्टेबलाइजेशन को हम 40 बरसों से भुगत रहे हैं, 45 बरसों से। अब ये कहा जा रहा है कि अगर ये ख़ित्ता अदम इस्तेकाम का शिकार होता है रजीम चेंज के होने में, देखें एक कमारों की बात समझने वाली है कि जो जितने अथॉरिटेरियन स्टेट्स होते हैं वहाँ पे एक चीज़ इंश्योर होती है कि मुल्क इंटैक्ट रहते हैं, पॉलिसीज़ अपनी जगह पे हैं। लेकिन अगर कहा जाता है कि वहाँ पे अथॉरिटेरियन रजीम को ख़त्म कर दिया जाए, जैसा कि कहा जा रहा है मुल्लाओं की हुकूमत है, उसको ख़त्म करने के बाद कहा जा रहा है कि फिर तो इस्तेकाम जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बड़ी फरजाइल सी हुकूमत आएगी। जैसा कि आप लिबिया में आप देख लें जो हाल है, दो हुकूमतें वहाँ बनी हुई हैं, दोनों की लड़ाई है, नतीजतन दुनिया का तीसरा मुल्क तेल पैदा करने वाला जो है ना वहाँ पे एक अजीब व गरीब सूरत हाल बनी है। और नतीजतन फिर हमारे यहाँ खुदा ना खास्ता अगर ऐसा होता है रजीम चेंज के नतीजे में अदम इस्तेकाम आता है तो फिर उसके असरात हम पे भी होंगे बड़ी तेज़ी के साथ। रिफ्यूजीज़ जो है ना वो पाकिस्तान आना शुरू हो जाएंगे ईरान के। आपने देखा पहला एक्सपीरियंस हमारा कितना खौफनाक रहा है अफगान रिफ्यूजीज़ का, फिर क्या होगा। तो हमारे लिए ये एक बहुत ही परेशान कुन बात है। मेरी तला ये है कि आज इसी पे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में ही इन्हीं बात है, उसमें बिलखुसूस पाकिस्तान भी शामिल है, और क्या ये इतना आसान होगा? देखिए मारूख, पाकिस्तान ने तो कल जितने धड़ल्ले से फॉरेन ऑफिस ने कंडेम किया है, सारी दुनिया हैरान हो गई है कि अभी हमारे फील्ड मार्शल वहाँ से हो के आए हैं, ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने एक इंडिपेंडेंट सॉवरन स्टेट होने का सबूत दिया। और पाकिस्तान ने बड़ा वाज़े तौर पर ना सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप को फील्ड मार्शल ने बताया था कि ये हमला करना ठीक नहीं होगा, बातचीत करनी चाहिए, वो बातचीत तो नहीं हो सकी, मामलात को कन्विंस करने की बात थी वो तो नहीं हो सकी और ये हमला हो गया। पाकिस्तान अपने लेवल पे जो स्ट्रेटजी हिकमत अमली बना रहा है वो तो इतलात यही है कि रीजन के ममालिक के साथ मिल के वो सोच रहे हैं हमें क्या करना चाहिए। लेकिन ज़्यादा मारूफ परेशान कुन बात यह है कि रशिया और चाइना की तरफ से कंडेमनेशन तो आ गई है, लेकिन खामोश तमाशाई बने हुए हैं। और अगर आपको याद हो, चीन का 20 साल का स्ट्रेटेजिक माहदा है ईरान के साथ, रशिया के साथ ईरान का 25 साल का स्ट्रेटेजिक माहदा है, लेकिन आपने देखा अभी तक दे आर स्टिल अनमूव्ड। उन्होंने कोई ऐसी कोशिश नहीं की, कोई उनको नहीं कह रहा कि जी आप बीच में आकर लड़ाई में घुस जाएं, लेकिन एक एक्टिव सफारती रोल जो प्ले करने वाली बात है वो उन्होंने नहीं किया। शायद मैं माजरत के साथ कहूँगा जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको डरा दिया है कि नथिंग डूइंग, रशिया और चाइना बीच में बिल्कुल ना आए तो उससे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, शायद उनको ये भी नज़र आ रहा है। और अभी तक तो सूरत हाल जो नज़र आ रही है मिलिटरीली जो इतना स्ट्रॉन्ग बाजू अमेरिका का है, लगता है उसके हवाले से सारे खामोश बैठे हैं, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। अच्छी बात इस वक्त मारूफ ये है कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और टर्की
ये तीनों स्ट्रॉन्ग ममालिक हैं। ये एक बैठ के अभी आपने देखा हमारे फील्ड मार्शल भी और शवाशी साहब भी हो के आए वहाँ से टर्की से, और जिस तरीके से अर्दोगान से बात हुई है उससे लगता है कि ये मिल के कोई नई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि इस रीजन में आग न लगे। आपने अभी कुछ देर पहले कहा सिफारतकारी की गुंजाइश होनी चाहिए, सिफारतकारी होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। तुर्की की जानिब से भी इस मामले पर सालिसी की बात की गई है, रशिया की जानिब से भी की गई है, और पाकिस्तान भी मुसलसल ये कह रहा है कि बातचीत होनी चाहिए। अब अमेरिका ने जो हमला किया है उसके बाद में आप समझते हैं कहीं कोई बातचीत की गुंजाइश बाकी रह गई है, सिफारतकारी का कोई रास्ता निकल सकता है? पाकिस्तान इस तमाम तर सूरत हाल में क्या किरदार अदा कर सकता है? देखिए जवाद, अच्छा आपका सवाल है। देखिए बेस्ट केस सिनेरियो और वर्स्ट केस सिनेरियो की बात हो रही है। बेस्ट केस सिनेरियो में तो यही बात हो रही है कि जी किसी तरीके से सफारतकारी को मौका दिया जाए, और ये अब पहले जो हुआ वो तो बहुत ही खौफनाक हुआ, गलत हुआ है। अब इसको मज़ीद आगे नहीं जाना चाहिए, अमेरिका को मज़ीद हमले नहीं करने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है, तवक्को की जा रही है ईरान से कि वो इजराइल पे हमले ना करें। इजराइल भी कह रहा है कि जी अब जिस तरह पहले कहता था जंग जारी रहेगी, वो भी कहते हैं कि ईरानी सफ़ीर ने कल जो खुसूसी इजलास था अक़वाम मुत्तहिदा का, उस इजलास में भी कह दिया था कि हम जवाब देंगे, वक्त और जो जगह है उसका तयन भी अब हमने करना है। अगर ईरान इस मामले पर रिटेलिएट करता है तो फिर तो यकीनी तौर पर जंग मज़ीद बढ़ेगी। अमेरिका ने भी वाज़ेह कर दिया कि हमारे पास भी मुतबादिल प्लान तैयार है। आप इस मामले को बढ़ता देख रहे हैं या ईरान के हमला करने से पहले रिटेलिएशन तो ठंडी होती देख रहे हैं? देखिए जवाब, रिटेलिएशन तो वो करेंगे। देखिए अब उन्होंने अपने आवाम को भी सेटिस्फाई करना है। दूसरी बात है कि ज्यादती तो उनके साथ हुई है। अब सवाल ये है कि उनके साथ गिव एंड टेक क्या होता है। पहली तो बात है कि सफारतकारी अगर कामयाब हो जाती है तो ठीक है। वर्स्ट केस सिनेरियो में ये होगा कि ईरान हमला करेगा, अमरीकी अहदाफ में अगर फ़र्ज़ करते हैं मिडिल ईस्ट में करता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करता है, और तीसरा ये है कि इजराइल पे हमले जारी रखता है, तो ज़ाहिर है फिर ये पर वो करेंगे अमेरिका को दोबारा से इसमें आए। इसमें अगर चाइना और रशिया को बड़ा रोल प्ले करें, वो एक किसी तरीके से एक मैसेजिंग सिग्नलिंग पोस्चरिंग करें, अमेरिका को बताएंगे नथिंग डूइंग, एनफ इज़ एनफ, अब आप हमले नहीं करेंगे, मामले को बातचीत के ज़रिए हल किया जाए। मेरी इत्तला ये है कि बड़े पॉजिटिव तरीके से फील्ड मार्शल और MBS के दरमियान कहा जाता है कि जो गुफ्तगू हुई है उससे अमेरिका को भी बताने की कोशिश की जा रही है कि जी ये जो आप टोटली जिस अंदाज में आगे चल के आपने हमलों की बात मज़ीद किया है, इसको अगर ना रोका तो ना सिर्फ ये रीजन मिडली डिस्टेबलाइज होगा, इसके बियॉन्ड भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है मारूफ कि अभी फौरी तौर पे तो हमें ये देखना है कि अपना क्या कहते हैं ईरान का रिएक्शन क्या होगा। उन्होंने तो कहा हमले करेंगे, और वेस्टर्न ज़राए अब ये कहना शुरू कर दिए हैं। अभी न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट की आज की दोनों को रिपोर्ट देखें तो कह रहे हैं कमोबेश 3000 के करीब इनके पास मिज़ाइल, डिफरेंट किस्म के मिज़ाइल हैं, जिसमें आप देख लें बैलिस्टिक मिज़ाइल भी हैं और हाइपरसोनिक, और जिसमें आपने देखा खैबर उन्होंने चलाना शुरू कर दिया है। वो कहते हैं बड़े लीथल हैं, बड़े खौफनाक हैं। वो अगर चलाते रहते हैं तो इसका मतलब यह है कि उनको रोकने के लिए फिर अमेरिका भी बीच में आएगा, ईरान भी अपना इजराइल भी बीच में आएगा, तो फिर मामला जो है ना खुदा ना खास्ता ये मिडिल ईस्ट को आग लगाने वाली बात है। और बियॉन्ड जो लोग बातें करते हैं कि जी खुदा ना खास्ता तीसरी आलमी जंग होगी, अपेरेंटली लग रहा है कि 2025 शहर है अपना साल है जिसमें बहुत सारा दुनिया का नक्शा तब्दील होगा। किस तरीके से होगा, और रजीम चेंज की बातें तो आपने देखा ईरान के ख़िलाफ़ पिछले 45 साल से हो रही थी। अब उनको लग रहा है, नेतन्याहू ने कहा है कि 10 साल हमें लगे यहाँ पहुँचने में, हम अगला अपना हदफ पूरा करेंगे। अगर अपना हदफ पूरा करते हैं और उसके साथ अमेरिका भी और पूरा यूरोपियन यूनियन उनके साथ खड़ा रहता है, और हमारी मिडिल ईस्ट की रियासतें भी खामोश रहती हैं, खामोश तमाशाई बनती हैं, सेल्फ कंडमनेशन की हद तक जाती हैं, तो मेरा ख्याल है फिर ना सिर्फ उनके लिए मुश्किलात हैं, हमारे लिए मुश्किलात होंगी। क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि रजीम चेंज का मतलब यही है कि ईरान जो है ना फिर तफ्तान बॉर्डर पे इजराइल बैठा होगा, हमारे लिए भी मुश्किलात होगी। ठीक है, साथ ही रहेगा देखना ये है कि पाकिस्तान राइट। मेजर रिटायर्ड मीसम रजा ने भी ज्वाइन किया है, उनको भी खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए ट्रांसमिशन में मीसम साहब। मैं अभी थोड़ी देर पहले रॉयटर्स की एक रिपोर्ट देख रही थी जिसमें बार बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन, यानी धोखाधही। तो ये बार बार कहा जा रहा है कि इसराइल और अमेरिका जो हैं वो स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन कर रहे हैं ओवरऑल इस वक्त ईरान के साथ और मुस्लिम खत्ते के साथ। डू यू थिंक सो? आप कितना अग्री करते हैं इसको, और अगर ऐसा है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर आगे क्या देखेंगे? आपकी आवाज़ नहीं आ रही मीसम साहब, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? Now, Misam साहब, can you hear me? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मारो। अच्छा, I'm trying। मैं दोबारा आपसे सवाल रिपीट कर दूं अगर आप कहें तो।
ठीक है। अच्छा मीसम साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी कि रॉयटर्स की रिपोर्ट कह रही है कि स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन यानी धोखाधड़ी से काम लिया जा रहा है अमेरिका की जानिब से, इसराइल की जानिब से मुस्लिम खित्ते के लिए। आप कितना अग्री करते हैं इससे? मीसम साहब देखिए, इस वक्त ऐसा क्यास का आलम है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि कौन किसको धोखा दे रहा है। कम से कम अमेरिका और इजराइल के बीच में अगर आप इसकी पूरी वॉर स्ट्रेटेजी देखें तो ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका के कहे बगैर इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर अटैक करते। जो काम वो पिछले 50 साल से ना कर सका वो अचानक उसने कर दिया, और जिस दिन किया उससे फौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब की ट्वीट आ जाती है कि हमारा इस अटैक से कोई लातल्लुकी है और अमेरिका इसमें शामिल नहीं है। अब जब ये हो जाता है तो ईरान उसके बाद जवाबी कार्रवाई शुरू कर देता है। ईरान भरपूर जवाबी कार्रवाई देता है और इतनी जवाबी कार्रवाई देता है कि इजराइल जो है वो घुटने टेक देता है और भागता है अमेरिका के पास। अमेरिका होल्ड करता है उसको। अमेरिका फिर उसके बाद ट्वीट करता है कि इजराइल के पास कैपेबिलिटी नहीं है ईरान के जौहरी तंसीबात को एड्रेस करने की। दैट मीन्स अब आप अगर इसकी डिफेंस एनालिज्म में अगर क्रिटिक में जाएं तो अमेरिका ने इजराइल को डिच किया है इस सारी गेम के अंदर और फाइनली उसको प्रूव किया है कि तेरी वर्थ ये है कि तू उस ईरान को रोक भी नहीं सका। और कल जो अमेरिका ने उसके ऊपर एक फेस वॉश जो किया है उसमें अगर आप देखा जाए तो उनकी कैपेबिलिटी B-2 बॉम्बर्स की 60 फुट तक डैमेज करने की है, जबकि उनकी तंसीबात तो 300 फुट से शुरू हो रही हैं। तो ईरान की स्टेटमेंट के मुताबिक नो डैमेज हैज बीन डन, बस सिर्फ एक जो इस्फहान का उनकी न्यूक्लियर साइट है उसका एग्जिट और एंट्री गेट डैमेज हुआ है। 3 साइट्स हैं, एक उन्होंने B-2 बॉम्बर से एड्रेस की और दूसरी 2 साइट्स टॉम हाक से उन्होंने दूसरी 2 साइट्स में तो उन्होंने B-2 बॉम्बर भी नहीं गिराए। तो बेसिकली ये इस वक्त गेम अमेरिकन सुपरमेसी की चल रही है। इजराइल को उसके अंदर वो यूज कर रहा है। लॉजिस्टिक्स, वेपन्स, इंडस्ट्री, वॉरलॉर्ड्स सब अमेरिकन बूम कर रहे हैं इस जंग के अंदर। इजराइल एज अ जोकी आप समझिए ना, जिस तरह वो घोड़ों की रेस होती है तो मालक घोड़े का कोई और होता है, जीतना किसी और में होता है और जोकी उसके ऊपर बिठाया होता है जो बजाय घोड़े के ऊपर बैठ के दौड़ रहा होता है। अमेरिका इसमें इजराइल को एज अ जोकी यूज कर रहा है, मगर इजराइल इसके अंदर इस कदर बेवकूफ बना है और इजराइल ये भूल गया है कि उसके पास मेरे साथ शामुल हक साहब बैठे हैं, वो बड़े काबिल तज्जिया निगार हैं, हमारे उस्ताद भी हैं, कि वॉर के अंदर किसी भी वॉर स्ट्रेटेजी में आपके पास ज्योग्राफिकल स्ट्रेटेजिक डेप्थ होना बहुत जरूरी होता है जंगों में। इजराइल के पास वाहिद डिसएडवांटेज जो पूरी इस जंग में है उसके बाद उसके पास ज्योग्राफिकल स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। तो अब अगर ये वॉर प्रोलॉन्ग करती है तो मुझे जो नजर आ रहा है कि इजराइल इस सफाई हस्ती से मिटता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा। हाँ, इस जंग के एंड पे अमेरिका जो अपनी इस मिडल ईस्ट में सुपरमेसी लूज कर रहा था, जो डॉलर और जो एक पेट्रो डॉलर का जो रुझान कम होता हुआ नजर आ रहा था, जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस के अंदर कुछ कंट्रीज जो थे वो ब्रिक्स की सूरत में दाएं बाएं खिसकते नजर आ रहे थे, वो अमेरिका शायद उसकी नतीजे में अपनी सुपरमेसी दोबारा गेन कर ले, मगर इस जंग का सबसे बड़ा लूजर जो होगा वो इजराइल होगा। जी बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आया। अच्छा साहब, ईरान के वजीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची ने बिल्कुल वाज़े किया था कल कि तुर्की इस मामले के अंदर सालिसी का किरदार अदा कर रहा है और वो कर भी सकता है, और उन्होंने ये भी कह दिया था अपने स्टेटमेंट के अंदर कि उनकी आज प्यूटिन से मुलाकात होगी। अब कुछ घंटे रह गए मुलाकात होने में, मॉस्को के अंदर तो मुलाकात होने जा रही है। कहीं कोई आपको लगता है फ्लैक्सिबिलिटी निकल सकती है, मुस्बत पेशरफ्त हो जाएगी, प्यूटिन मना लेंगे ईरान को कि फ़िलहाल बहुत ज़्यादा सख्त रिटेलिएट ना किया जाए, जंग को यहीं रोक दिया जाए? कुछ हो सकता है ऐसा? देखिए, जहाँ तक रूस का और प्रेसिडेंट ट्रंप का, प्रेसिडेंट पुतिन का ताल्लुक है, इसको तो आप देख लें माज़रत के साथ, वो
3 दिन पहले एक बड़ी शटअप कॉल दे चुके हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। उन्होंने कहा भाई आपने क्या सालसी करवानी है, आप अपना यूक्रेन के साथ तो मसला हल करें। मेरा ख्याल है ये जो आप टर्की की बात कर रहे हैं ना, टर्की का हम कह सकते हैं क्लाउट है। देखें टर्की और अपना इजराइल के साथ आपने देखा बाकायदा ताल्लुकात हैं। टर्की ने बहुत पहले उनको रिकगनाइज़ किया हुआ है, उनकी 150 से 200 बिलियन डॉलर की ट्रेड भी है मुख्तलिफ वालों से। तो ये हो सकता है कि टर्की इसमें कोई रोल प्ले करे और किसी तरीके से उनको कन्विंस कर सके। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जिस तरह अभी बताया भी जा रहा है कि एक अमेरिका का बड़ा भरपूर रोल है और उसके बाद जो रोल हमारे बनता है ना मिडिल ईस्ट स्टेट्स का। मैं आपको मारूफ में 3 लफ्ज़ का एक जुमला मैं आपको आज जो वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है ना, वो बड़ा खौफनाक है। वो कहता है गल्फ लीडर्स आर सीक्रेटली डिलाइटेड दैट द ईरानियन न्यूक्लियर ड्रैगन इज स्लेन। अब मुझे बताएं कि वो उनको भी एक खौफ है कि जी ये जो एक ड्रैगन एक इसको कहते हैं एक मॉन्स्टर बना हुआ था वो ख़त्म हो गया है। तो देखिए अब ईरान की कैपेबिलिटी तो किस हद तक छीनी गई है नहीं छीनी गई है वो तो सवालिया निशान है। कितना 60% यूरेनियम वहाँ से लेके चले गए हैं, कहा जा रहा है उनके साइंटिस्ट अभी काम कर सकते हैं, उनको मौका दिया गया तो वो दोबारा से भी इसको लेके जा सकते हैं। जो 60% ज़रूरत होती है उसके बाद आपने वेपन ग्रेड पे लेके जाना है। लेकिन दूसरी तरफ वेस्टर्न ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि अब तो 100 साल पीछे चला गया है। अब ये कुछ अरसे के बाद हमें पता चलेगा कि किसकी कैपेबिलिटी। अच्छा एहतशाम साहब, इसी दौरान ना एक बड़ी खबर भी मौसूल हो रही है, आपकी जानिब आ जाते हैं। अपने नाज़रीन को ज़रा बता दें कि पासदारान इनकलाब की अमरीकी सदर को एक बार फिर धमकी सामने आई है। ट्रंप ने जंग शुरू की है लेकिन ख़त्म हम करेंगे। पासदारान इनकलाब ने मजीद कहा कि अमरीका इस हफ्ते खौफनाक हमलों के लिए तैयार रहे। एक और बड़ा स्टेटमेंट पासदारान इनकलाब की जानिब से सामने आया है। इससे पहले इस तरह के जब स्टेटमेंट दिए गए थे तो अगले ही दिन रिटेलिएट करके दिखाया गया, जवाबी कार्रवाई की गई, खौफनाक हद तक जवाबी कार्रवाई की गई। लेकिन इस वक्त जो खबर मौसूल हो रही है, अमरीकी सदर को धमकी दी जा रही है। इससे पहले जो धमकियां थी वो इसराइल के लिए थी, लेकिन अब धमकियों का रुख अमरीकी सदर की जानिब मुड़ चुका है। ट्रंप ने जंग को शुरू किया है लेकिन ख़त्म हम करेंगे। मीसम रज़ा साहब, सबसे पहले बताइएगा इस स्टेटमेंट को आप कैसे देख रहे हैं, और साथ ही ये कहा जा रहा था कि जब ट्रंप आएंगे तो जो मिडिल ईस्ट है या दुनिया है वो मजीद पावरफुल होगी और पीस होगा, हर जगह अमन होगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। देखिए ये बहुत सारे अमरीकी जो सदर ट्रंप को मैन ऑफ पीस समझ के उन्होंने वोट दिया। हमारी बहुत बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी ने यूएसए में ट्रंप साहब को एक अमन का दाई समझ के वोट दिया। हम खुद चंद दिन पहले तक एज अ स्टेट हम ये समझ रहे थे कि ट्रंप साहब जो हैं वो जेन्युइनली अमन के लिए काम कर रहे थे। वो सारे के सब की आंखों में वो मट्टी डाल के तो वो अपनी वॉर स्ट्रेटजी के ऊपर और वो ज़ायनिस्ट हाथों के अंदर पूरे का पूरा गेम प्लान लेके वो चला गया। अब जहां तक ईरान की इस धमकी का जो लेबनान के लोग हो जाएं या सीरिया के लोग हो जाएं या हूतीज हो जाएं, तो वो निहत्ते लोग थे, कौम के साथ पहली दफा पाला पड़ गया, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो इजराइल हो। और हमने जब ये रेवोल्यूशन आया था तो 78-79 में हमने उस वक्त भी अमेरिका को पहले बहुत ज्यादा वन साइडेड बदमाशी करते पाया था और फाइनली आयतुल्ला खुमैनी साहब के आगे हम इसी अमेरिका को हमने घुटने टेकते भी देखा। और ईरान का सारा गोल्ड और पैसा वो अमेरिका के 8 C-130 में भर के वो तेहरान एयरपोर्ट पे वो उन्होंने हैंड ओवर करके गए थे। और ये इस वक्त आज ये जंग शुरू होने से पहले हम सब की एक इल्यूजन बनाया गया था कि इजराइल के ऊपर एक बहुत बड़ा आयरन डोम है, इजराइल इज अनटचेबल, इजराइल इज दिस, इजराइल दैट। वो सारे का सारा अनटचेबल को ईरान ने आज डिस्ट्रॉयबल सेटल कर दिया है। इस वक्त पूरे का पूरा इजराइल जो है वो एक खंडर की लुक दे रहा है और लोग इजराइल से भाग रहे हैं। उनका जो बेन गोरियन एयरपोर्ट है वो मफलूज हो चुका हुआ है, उनके हेडक्वार्टर्स डैमेज हो चुके हुए हैं, उनके जेरे जमीन हेडक्वार्टर्स सारे इंटेलिजेंस के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के डैमेज हो चुके हुए हैं। तो ये इल्यूजन्स जंग का हिस्सा होते हैं। ये परसेप्शन, ये 5th जनरेशन वॉरफेयर होती है जो इल्यूजन क्रिएट किया है अमेरिका ने भी अपने लिए और इजराइल ने भी अपने लिए। लेकिन मैं एज अ डिफेंस एनालिस्ट आपको एक बात, हमने जंगें लड़ी भी हैं, जंगें देखी भी हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, एंड ऑफ द डे बंदे का मैटर करता है कि किस कौम के अंदर जिगर कितना बड़ा है।
किस कौम नजरियाती तौर पे लड़ रही है, कौन सी कौम मुतहद होकर लड़ रही है। इस वक्त ट्रंप साहब जंग में तो कूद गए, लेकिन हालत इस वक्त क्या है कि आज रात को जो गुजरी है, चंद घंटे पहले उनके सेनेटर्स का एक प्रोग्राम था, सेनेटर विल स्मिथ था, और 5000 अमेरिकी शहरी उसके प्रोग्राम में आए हुए थे, और सब प्रोग्राम में उठ के खड़े होकर नो वार के स्लोगन लगा रहे थे। तो कौम इस वक्त ट्रंप साहब के साथ नहीं है। अच्छा, ये बड़ा अहम पॉइंट उठाया मीसम रजा साहब कि कौन ट्रंप के साथ नहीं है। बर्नी सैंडर्स हो जो सेनेटर हैं वहां पर अमेरिका के अंदर, और अलेक्जेंड्रिया कार्टिस की जानिब से कल बड़ा क्लियर स्टेटमेंट आया था कि कांग्रेस की परमिशन के बगैर ट्रंप कैसे हमला कर सकते हैं किसी भी मुल्क के ऊपर, मवाख़ज़े की तहरीक लेकर आएंगे। इशारा भी दिया था बर्नी सैंडर्स ने। तो रजा साहब, आप समझते हैं कि एक सवाल ट्रंप का पीछा करेगा आने वाले दिनों में, और उन्हें बुलाया जाएगा, कांग्रेस की जानिब से पूछा जाएगा, डज द प्रेसिडेंट हैव पावर टू डिक्लेयर वॉर इन अमेरिका? ये मुझे पूछते हैं जवाब। मीसम साहब से सवाल है, फिर आपकी तरफ दोबारा आते हैं। ओके, ठीक जी मीसम साहब। जी आप अच्छा, देयर वाज मिसअंडरस्टैंडिंग, आई थॉट शायद आप एहतशाम साहब को ले रहे हैं जी। देखें, ये सवाल जो है, इस वक्त दुनिया, हम इस वक्त जिस टाइम के अंदर हैं, हम ये जो है वो एआई के दौर में एंटर हो चुके हुए हैं। हम वो एनालॉग से निकल के डिजिटल दौर से आगे एआई के दौर में आ चुके हुए हैं। अब जो हमारी जेन जी है, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाहे ईरान की हो, चाहे वो इजराइल की हो, दे ऑल वांट पीस, दे ऑल वांट प्रोग्रेस, दे ऑल वांट मेंटली एक प्रोग्रेसिव वर्ल्ड को देखना चाहते हैं। हम अगर इनके ऊपर आज जंग मुसल्लत वक्ती तौर पे कर लेंगे, मगर ये तेल जो है, ये अमेरिका के साथ टैग जो हो गया ईरान के ऊपर, कल वाला अटैक जो है, ये सदियों तक ये अपनी कौम के आगे इसको जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक है, साथ ही रहेगा। कैलिफोर्निया के अंदर हालात हैं, आप आज से 4-5 दिन पहले की वीडियो देख लें। आप कैलिफोर्निया के अंदर जो लूट मार का बाजार मचा हुआ था, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वर्सेस पीपल, जो एक सिनेरियो था, वो आपको लगेगा कि शायद तोरा बोरा की पहाड़ियों का सिलसिला आप कैलिफोर्निया में, एलए में देख रही हैं। ठीक है, लास्ट कमेंट मैं एहतशाम साहब से लेना चाह रही हूँ। मिसल साहब, वक्त बहुत कम है, कता कलामी की माजरत। एहतशाम साहब, हमने 2001 में भी देखा जब तालिबान गवर्नमेंट थी, अमेरिका ने अटैक किया, लेकिन एक साल के बाद हमने देखा कि उनकी जब कौम उनके साथ नहीं थी, फिर वही तालिबान आज हुकूमत कर रहे हैं। ऐसा ही होने जा रहा है इस मामले में भी ईरान के साथ? देखिए, ईरान वाला मामला भी आप देख लें, इससे पहले इराक में 2003 में हुआ था, वो भी जिस तरह में मेरे दोस्त बता रहे हैं, एक लुयन क्रिएट किया जाता है, हॉक्स क्रिएट किया जाता है। उसको कहा जा रहा था, मुझे अच्छी तरह याद है, CNN खबरें देता था कि जी वो सद्दाम हुसैन की एलीट फोर्स, रिपब्लिकन गार्ड जो है ना, वो तहस नहस करके रख देंगे अमेरिका की फ़ौजों की। लेकिन आपने देखा जिस दिन बूट्स ऑन ग्राउंड हुए, ज़रा सी रेजिस्टेंस नहीं मिली और अपने अहदाफ हासिल करने में अमेरिका कामयाब हो गया। पूरा मीडिया उनके साथ खड़ा होता है। यही कहा जाता है, उनका मीडिया जो है ना डीप स्टेट के साथ मिल के खड़ा होता है। जब भी बात कोई ऐसी होती है तो वो उनके साथ कहते हैं जो आप कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अब आखिरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मेरा ख्याल अब देखना है कि जो इस वक्त, एक तो आप दोबारा से इम्पीचमेंट की बातें शुरू हो गई हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ। आपको याद है पहली टर्म में 2016 में आए थे, 2 अटैम्प्ट की गई थी, कामयाब नहीं हुई थी। एक तो वो बातें शुरू हो गई हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अब ईरान नेक्स्ट, वो उसका अब क्या करने जा रहा है। मेरा ख्याल है अगर वो फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने एज ए नेशन सर्वाइव करना है, वो बड़ी नेशनलिस्ट कौम है, और सही बताया जा रहा है कि जी लड़ाई में तो आप रिजॉल्व होता है, करेज आपकी लड़ती है, आपका जज्बा ईमानी लड़ता है, वो उनमें है। वो एक लंबे अरसे तक जंग करने का उनको, जिसको कहते हैं तजर्बा भी है। बिल्कुल ऐसी है, एक लंबे अरसे तक जंग करने का तजुर्बा भी है और वो तैयार भी है। अच्छा, सबका पॉइंट है। लास्ट कमेंट लेंगे मीसम साहब, आपका कहीं कोई सिफारतकारी का रास्ता निकलता दिख रहा है? देखिए, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस वक्त मॉस्को में बैठे हैं, और टर्की जो है वो भी एफर्ट कर रहे हैं। सिफारतकारी का रास्ता किसी सूरत में भी जो है वो दरवाजे बंद नहीं किए जाते। किसी भी वर्स्ट और वर्स्ट कंडीशन में भी जो है वो सिफारतकारी का जो ऑप्शन होता है, और यूनाइटेड नेशन का या सिक्योरिटी काउंसिल का एक रोल है, वो चाहे वो ना होने के बराबर भी हो, मगर वो एग्जिस्ट करेगा।
और मैं समझता हूं कि हल इसका एंड ऑफ द डे सफारतकारी है, लेकिन सिफारतकारी का कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकलना चाहिए, बात ज़्यादा ख़राब नहीं होनी चाहिए। मिसम रजा साहब, शामुलक साहब हमारे साथ ट्रांसमिशन में मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ट्रांसमिशन नाज़रीन, पूरी दुनिया कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से कोई सालसी का या सिफारतकारी का रास्ता निकल आए, लेकिन बयानात को सामने रखें तो ऐसा नहीं लगता कि जंग इतनी जल्दी थमने वाली। बिल्कुल ऐसे यहाँ पर वक्त अपने ख़िताम को पहुँचा है। बहुत शुक्रिया ट्रांसमिशन देखने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।